हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। क्या हिमालय की ऊंचाई बढ़ने से हिंद महासागर में दरारों का निर्माण हो रहा है, और यदि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है? पूरा वीडियो इसी बात पर आधारित है जिसको हम अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से समझेंगे। यहां पर हम भारत के द्वीपों के बारे में भी जानेंगे, कुछ हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की भी व्याख्या करेंगे और साथ में जानेंगे इसके परिणामों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखिएगा कि जैसा कि आप सभी को पता है, यहां पर मैंने आपके नॉलेज के लिए एक छोटा सा फिजिकल मैप बना दिया है इंडिया का। और यदि आप इंडिया के फिजिकल मैप में देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है क्या? हिमालय। उसके नीचे मिलता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके नीचे आपको देखने के लिए मिलता है पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। और सबसे नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा यानी कि आजू बाजू देखने के लिए मिलेंगे तटीय मैदान। और उसके नीचे यदि आप देखेंगे तो इंडियन ओशन के अलावा फिर आपको बे ऑफ बंगाल और साथ में अरेबियन सी देखने के लिए मिलेगा। अब मैंने ये बात क्यों बताई है? क्योंकि ये सब कुछ आगे आने वाला है। जैसे कि मैं डायरेक्टली अब नाम ले दूंगा तो नाम लेने में आप समझ आइएगा कि मैं एक्चुअल में किस साइड की बात कर रहा हूं। जैसे जब आगे हम बात करेंगे तो वहां पर आएगा कि अफ्रीका महाद्वीप से हमारा पेनिनसुलर इंडिया अलग होता है और उत्तर पूर्व डायरेक्शन में ये प्रवाहित होता है। और जब ये प्रवाहित होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इंडियन ओशन कहां पर सिचुएटेड है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। यह है वर्ल्ड का मैप और यह है इंडिया का मैप। दोनों को आप अपनी कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो यहां पर यदि हम डिस्कस करना चाहें तो इस मैप की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस मैप पर आते हैं कि एक्चुअल में यदि आप भारत में देखेंगे तो भारत के एक और आपको अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड यहां पर आपको दिखाई देते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक सेकेंड, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करती है कौन सी लाइन? इनको पृथक करती है 10 डिग्री चैनल लाइन। और साथ में यानी कि ये एक काल्पनिक रेखा है। अब यदि आगे बढ़ना चालू करें तो दूसरी ओर आपको दिखाई देता है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के नीचे आता है मालदीव। और मालदीव और लक्षद्वीप को पृथक करने वाली लाइन को कहा जाता है क्या? 8 डिग्री चैनल, जिसके उत्तर में आपको लक्षद्वीप और दक्षिण में मालदीव्स नजर आएंगे। मालदीव्स के नीचे आते हैं छागोस द्वीप। छागोस द्वीप के नीचे दिखाई देता है मॉरिशस। और फिर दूसरी ओर हमको दिखाई देता है क्या? ये वाला पोर्शन, अर्थात इसे कॉल किया जाता है यह सेशल्स द्वीप। देखिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर ये जितने भी द्वीप यानी कि सोकोत्रा समेत, छागोस समेत, मॉरिशस और सेशल्स, मालदीव, इवन लक्षद्वीप, इन सभी द्वीपों को यदि हम शामिल करते हैं तो लक्षद्वीप के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा कि एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। परंतु ये प्रवाल द्वीप है। साथ में आपको एक और बात याद रखनी है कि ये समस्त द्वीप, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, ये सभी द्वीप किस पर निर्मित हैं? तो याद रखें कि ये सभी द्वीप वास्तविकता में कटक पर निर्मित हैं, यानी कि ये किसी ना किसी कटक के भाग हैं। और कौन सा है वो कटक? तो याद रखें कि ये कटक कहलाता है हिंद महासागर में स्थित जो कार्लसबर्ग कटक है, उस कटक के ये भाग माने जाते हैं। तो यहां पर ये सभी द्वीप क्या है? वास्तविकता में एक कटक के भाग हैं, कटक के भाग हैं। और याद रखें कि इस कटक का निर्माण कैसे हुआ है? तो जैसे जैसे हिमालय का निर्माण होता गया ना, वैसे वैसे इस कटक का भी फॉर्मेशन होता गया। आगे मैं बात करने वाला हूं कि एक्चुअल में हिमालय के निर्माण में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि यहां पर आपको कटक का फॉर्मेशन देखने के लिए मिला। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे जैसे ना, एक सेकेंड, जैसे जैसे आपको हिमालय का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा था वैसे वैसे एक माउंटेन का भी फॉर्मेशन हो रहा था। परंतु ये माउंटेन कहां था? ये सागर के अंदर था, है ना। और जैसे जैसे याद रखें, जैसे जैसे ये हिमालय की ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है, हिमालय की ऊंचाई या हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे आप क्या पाएंगे? वैसे वैसे आप पाएंगे कि ये कटक की लंबाई भी या फिर कटक की ऊंचाई भी बढ़ रही है। वैसे वैसे कटक की ऊंचाई भी बढ़ेगी। क्लियर? और ये ऊंचाई बढ़ने के कारण होगा क्या? तो देखिए जैसे जैसे हिमालय का निर्माण हो रहा था वैसे वैसे ये कटक का निर्माण भी हो रहा था। और परंतु ये कटक था कहां? ये सागर सतह के नीचे था, यानी कि सागरीय क्षेत्र के अंदर था।
अब ये सागरी क्षेत्र के अंदर था, मतलब कि याद रखें कि एक सिद्धांत है जिसे कॉल किया जाता है क्या, जिसे कॉल किया जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या फिर इसी को आप नाम देते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या है ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत? तो ये कुल मिलाकर अभिसरण और अपसरण की बात करता है, यानी कि दो प्लेटों में दो प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, या तो ये प्लेटें दूर जा सकती हैं, अन्यथा ये प्लेटें पास आ सकती हैं। तीसरी क्रिया होती है कि ये एक दूसरे में मूवमेंट कर सकती हैं आगे पीछे की ओर। तो एक्चुअल में हिमालय के साथ क्या हुआ, जरा इसको समझने का यदि हम प्रयास करें तो ये है हमारा भारत, है ना। यहां पर आता है सबसे पहले यह अफ्रीका वाला पोर्शन, ये अफ्रीका। यदि आप अफ्रीका में देखेंगे तो हम अफ्रीका से ही टूटकर अलग हुआ है क्या, अफ्रीका से ही टूटकर अलग हुआ है हमारा पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। चलिए ये है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आता है लाल सागर, लाल सागर के बाद ये अरेबियन पेनिनसुला और उसके ऊपर पर्सियन गल्फ। जब आप यहां पर देखते हैं, सॉरी ये मैप ही गलत बना दिया मैंने, है ना। यहां पर यह है रेड सी, क्योंकि इतना पूरा नहीं बनाना था मुझे। यहां पर यह है अरेबियन पेनिनसुला और पूरा का पूरा भाग। अब देखिएगा कि एक्चुअल में हम बात क्या करने जा रहे हैं। एक्चुअल में हम बात करने ये जा रहे हैं कि इसी महाद्वीप से अर्थात इसी अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है क्या, पेनिनसुलर इंडिया। और जब ये पेनिनसुलर इंडिया टूटा तो ये प्रवाहित हुआ किस डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में। और जब ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन में गया तो उत्तर पूर्व दिशा में जाकर ये टकराया एक्चुअल में किससे, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये टकराया यूरेशियन प्लेट से, जो कि थी कहां पर, ये थी एक्चुअल में उत्तर पूर्व दिशा में। और जब ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गया तो उसके परिणाम स्वरूप फॉर्मेशन होता है किसका, उसके परिणाम स्वरूप फॉर्मेशन होता है हमारे यहां इस पूरे हिमालयन क्षेत्र का। क्लियर, इसको बंद कर देते हैं अपन, इसकी इतने की जरूरत है क्योंकि, है ना, इस पूरे हिमालयन क्षेत्र का फॉर्मेशन होता है। परंतु इसके बीच में और कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हुई आपको नजर आ रही हैं, तो देखना जैसे जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जैसे जैसे ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जा रही थी वैसे वैसे हमेशा याद रखिएगा कि ये एक आइलैंड के ऊपर से गुजरी। और कौन सा था ये आइलैंड, तो इस आइलैंड को नाम दिया जाता है रीयूनियन हॉटस्पॉट। और ये रीयूनियन हॉटस्पॉट यदि आपने कल की क्लास देखी होगी मेरी, तो आपको पता होगा कि इस रीयूनियन हॉटस्पॉट पर किसका अधिकार है या फिर किसका उपनिवेशवाद आपको देखने के लिए मिलता है। रीयूनियन आइलैंड बोल दिया जाए या फिर रीयूनियन हॉटस्पॉट इसको नाम दे दिया जाए, दोनों ही बातें गलत नहीं होंगी। बट यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर अधिकार किसका है, तो अधिकार आता है, हमेशा याद रखिएगा, फ्रांस का। और जब यह रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा तो यहां पर ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्गार, लावा के दरारी उद्गार के परिणाम स्वरूप एक्चुअल में यह हुआ कि यह लावा पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया में विस्तृत हो गया। और जब यह लावा पूरे पेनिनसुलर इंडिया में विस्तृत दिखाई दिया तो इसी प्रक्रिया के कारण फॉर्मेशन हुआ, यानी कि निर्माण हुआ किसका, निर्माण हुआ दक्कन के पठार का, निर्माण हो गया दक्कन के पठार का। और यदि आज आप देखेंगे तो दक्कन के पठार में काली मृदा का विस्तार देखने का मुख्य कारण यही है कि इसका निर्माण एक्चुअल में ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो अब देखना कि यह बात मैंने क्यों बताई। फिर इसके बाद हमारा पेनिनसुलर इंडिया जाएगा और पेनिनसुलर इंडिया जाकर टकरा जाएगा किससे, इस यूरेशियन प्लेट से। बीच में होगा तैथिस सागर, और तैथिस सागर गायब होने पर सबसे पहले ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन होगा, बाद में बनेगा वराद हिमालय, और फिर बाद में आपको बनता हुआ नजर आएगा क्या, शिवालिक श्रेणी, और फिर इसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब जरा ध्यान से देखें कि एक्चुअल में इस प्रक्रिया के पीछे, यानी कि यह प्रक्रिया तो हमको सामने दिखाई दे रही है, परंतु इसके पीछे और एक और एक्टिविटी कौन सी घटित हो रही है, जरा ध्यान से देखना मेरी बात। तो जब आप वर्ल्ड में देखेंगे तो वर्ल्ड में कुल मिलाकर आपको कई प्रकार की प्लेटें नजर आएंगी। और क्या होती हैं ये प्लेटें, तो देखिएगा इसमें मैंने बना रखा है कि ये प्लेट्स हैं, वर्ल्ड में कितने प्रकार की प्लेट्स आपको नजर आती हैं यहां पर मैंने बताया है। जैसे यदि आप इस वाले भाग में देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका प्लेट, यह है अफ्रीकन प्लेट। यहां पर आते हैं तो ये वाली प्लेट कहलाती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें इंडिया और साथ में एक सेकेंड, जिसमें आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए मिलेंगे। अंटार्कटिका प्लेट एक प्लेट पीछे, अर्थात यहां पर और यहां पर जब आप देखते हैं तो यह है पैसिफिक प्लेट, है ना, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की प्लेट भी नाम देते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र भी नाम देते हैं, है ना।
अब यदि इस पूरे एरिया को देखेंगे तो वर्ल्ड में ऐसी 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें विद्यमान हैं और ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं। ये बताया किसने था हमें? तो हमेशा याद रखिएगा कि एक सिद्धांत है, शायद आपको पता हो, इस सिद्धांत को कॉल किया जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसे कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और क्या बताती है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? तो ये थ्योरी बताती है बेसिकली कि वर्ल्ड में ये जितनी भी प्लेटें हैं, यानी कि जितने भी ओशंस हैं और साथ में जितने भी आपको महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, ये किसी ना किसी प्लेट पर स्थित हैं और यही प्लेटें मूवमेंट करती रहती हैं। और ये पूरी बात बताने का श्रेय जाता है किसको? हमेशा याद रखें कि जाता है हैरी हेस सर को। अर्थात इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हैरी हेस के द्वारा। इसलिए इस सिद्धांत का नाम आता है हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत। अच्छा, एक बात यदि हम देखें तो एक्चुअल में इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे हुआ, तो प्रीवियस क्लास में यदि आपने देखा हो तो मैंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया था। और जब मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बता रहा था तो वहां पर मैंने बताया कि इसी सिद्धांत का सहारा लेकर बाद में हैरी हेस ने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत दिया। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर सर ये नहीं बता पाए थे कि एक्चुअल में इन महाद्वीपों का मूवमेंट क्यों हो रहा है, और महाद्वीपों के मूवमेंट के लिए उन्होंने संवहनीय धाराओं को जिम्मेदार बताया था। परंतु ये संवहनीय धाराएं आई कहां से, ये बात नहीं बता पाए थे कौन? अल्फ्रेड वेगनर। तो इसी के आधार पर फिर उसका आंसर दिया था एक प्रकार से किसने? हैरी हेस ने। किसमें? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। अब जरा इस बात को आप मद्देनजर रखें कि हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी दी, परंतु हैरी हेस क्या होंगे? एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होंगे, है ना। जैसे क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी का सिद्धांत दिया था। तो ये हो सकता है कि कुछ वैज्ञानिक हो, तो साइंटिस्ट तो थे। तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा आप कि हैरी हेस के इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार किसको माना जाता है? इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैरी हेस एक्चुअल में कौन थे? ये नेवी थे, यानी कि नेवल कमांड, नेवल ऑफिसर थे। नेवल ऑफिसर थे कहां पर? तो यूएसए की नेवी में, है ना। और ये कहां के थे? तो ये यूएसए की नेवी में थे, यूएसए में। क्लियर? अब हुआ क्या था, तो याद रखो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जैसे जैसे यूएसए और साथ में यूरोप के देशों के रिलेशनशिप पर बात आई ना, कि इन दोनों के रिलेशनशिप मजबूत करें, और इनके रिलेशनशिप स्ट्रांग करने के लिए एक प्रकार से टेलीफोन लाइन बिछाई जा रही थी, है ना। और जब ये टेलीफोनिक लाइन बिछाई जा रही थी तो फिर इस नेवल कमांड ने पाया कि एक्चुअल में अटलांटिक महासागर के मध्य में एक रिज दिखाई देती है। और कौन सी है ये रिज? ये हैरी हेस नेवल ऑफिसर थे यूएसए की ब्लू वाटर नेवी में, यानी कि ब्लू वाटर नेवी में एक प्रकार के ऑफिसर थे ये ब्लू वाटर नेवी। बीएमडब्ल्यू मत समझ लेना। क्लियर? अब हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जैसे जैसे यूरोप और साथ में यूएसए के रिलेशनशिप अच्छे करने की बात आ रही थी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि रिलेशनशिप के लिए कनेक्टिविटी अच्छी। और कनेक्टिविटी हो कैसे? तो कनेक्टिविटी के लिए याद रखिएगा कि यहां पर टेलीफोनिक लाइन बिछाई जा रही थी, टेलीफोनिक लाइन। और जब ये टेलीफोनिक लाइन अर्थात सागर के अंदर से ये टेलीफोनिक लाइन बिछाई जा रही थी, और जब ये टेलीफोनिक लाइन का कार्य चल रहा था तो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज सामने आती है कि अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में एक रिज दिखाई देती है। और यह रिज इतनी लंबी थी कि आज वर्तमान में कोई भी माउंटेन इसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। अर्थात हिमालय पर्वत, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कहा जाता है, इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। परंतु यदि भारत में और अन्य देशों में इसकी लंबाई की बात करें तो यह 2500 मीटर आती है ना। और अब यह 2500 किलोमीटर आती है। और ऐसे यदि सभी माउंटेन्स को हम लेते हैं तो उनकी अधिकतम लंबाई आपको लगभग 40,000 किलोमीटर भी देखने के लिए नहीं मिलती। परंतु यहां पर इस टेलीफोनिक लाइन के जरिए जब बिछाई जा रही थी तो अटलांटिक महासागर में एक शॉकिंग न्यूज ये सामने आई कि अटलांटिक महासागर में अर्थात अटलांटिक ओशन में विश्व की सबसे लंबी रिज, अटलांटिक ओशन में वर्ल्ड की सबसे लंबी रिज देखने के लिए मिली। और ये रिज कौन सी थी? तो इसका नाम फिर दिया गया मिड अटलांटिक रिज। और ये बनी कैसे थी, ये सवाल सबसे पहले
दिमाग में आया। तो फिर इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बाद में फिर इन हैरी हेस सर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि सर एक्चुअल में इस पूरे के पूरे एरिया का फॉर्मेशन मैं बताता हूं कि कैसे हुआ। तो चलिए इन्होंने क्या बताया इस बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ये यहां से इसलिए रफ कर रहा हूं ताकि मैं यहां पर एक मैप ड्रॉ कर पाऊं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इन्होंने बताया कि सर पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, बेसिकली हाँ दो प्रकार की प्लेटें होती हैं। एक होती है महाद्वीपीय प्लेट और एक कहलाती है महासागरीय प्लेट। अब ये सभी प्लेटों में तीन प्रकार की एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि इस टेक्टोनिक थ्योरी में और साथ में सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत अर्थात सागर की तली का प्रसार होता है। और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि सर जितनी भी प्लेट्स हैं, है ना, ये जो प्लेट्स हैं जिन पर महाद्वीप और साथ में ये महासागर फॉर्म्ड हुए हैं, यानी कि आप यहां से कुछ इस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, इन्होंने बताया, देखना यहां पर मैं छोटा सा मैप ड्रॉ करके बता देता हूं कि एक्चुअल में कैसे होता है। तो ये है हमारे पूरा का पूरा वर्ल्ड, और यदि पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो एक प्लेट आप मान लो ये है और एक प्लेट हम मान लेते हैं कि ये है। इसमें कौन सी ओशनिक है और साथ में कौन सी आपको कॉन्टिनेंटल दिखाई देगी। तो ये वाली जो प्लेटें हैं ये एक्चुअल में कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं। कैसी हैं ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंट। अब ये कोई सी भी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है। जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया ना कि ये थी हमारी क्या, यूरेशियन प्लेट, यहां पर लिख देता हूं, ये थी हमारी यूरेशियन प्लेट। ठीक उसी प्रकार जब आप यहां पर आए थे तो ये थी हमारी अफ्रीकन प्लेट, और इन दोनों से टूट रही थी क्या, इन दोनों से सेपरेट हो रही थी हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और मूवमेंट कर रही थी कहां पर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी आप याद रखें कि यह है कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब कोई सी भी कॉन्टिनेंटल ये प्लेट हो सकती है, कॉन्टिनेंट की प्लेट। और बीच में अब बचा क्या है, तो बीच वाला जो एरिया है यह है एक्चुअल में ओशनिक प्लेट का, यानी कि यहां पर आपको दिखाई देती है महासागरीय प्लेट। यह है एक सेकेंड, यह है महासागरीय प्लेट। अब यदि मैंने महासागरीय प्लेट बोला और मैंने यदि महाद्वीपीय प्लेट बोला तो आपको यहां पर जंप कर जाना है। और मैं बताना क्या चाह रहा हूं तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, कि इन्होंने बताया कि ये जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट हैं, इन दोनों ही प्लेटों में तीन प्रकार की एक्टिविटी होती हैं। यानी कि या तो ये प्लेटें निकट आएंगी, यानी कि इनमें अभिसरण होगा, यानी कि कोलिजन होगा। और जब अभिसरण होगा तो एक अलग प्रकार की क्रिया होगी। और दूसरा इन्होंने बताया कि या तो इनमें अपसरण होगा, है ना, या तो इनमें अभिसरण होगा या फिर इनमें अपसरण होगा, इसमें एक अलग प्रकार की प्रोसेस होगी। और नहीं तो इनमें संरक्षण होगा, यानी कि ना ही ये आगे जाएंगी और ना ही ये पीछे जाएंगी, अपितु ये आगे पीछे मूवमेंट करेंगी। और आगे पीछे जिस भी स्थान पर ये मूवमेंट करेंगी उस स्थान पर आपको वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, आपको भूकंप के झटके ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जापान, है ना, जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है वो पूरा का पूरा, यानी कि पैसिफिक ओशन वाला पार्ट, इसी के कारण आपको रिंग ऑफ फायर में जाना जाता है। और साथ में जापान में भूकंप भी इसी कारण से आते हैं कि एक्चुअल में ये प्लेट बाउंड्री पर स्थित है जहां पर दो प्लेटें आपस में ऊपर नीचे अभिसरण कर रही हैं। तो यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में कौन सी घटना घटित हो रही है, जरा ये वाली बात जानने लायक हो जाती है। तो देखना कि यहां से सबसे पहले क्या हुआ है कि जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी अफ्रीका महाद्वीप से टूटी और ये जा रही है किस डायरेक्शन में, ये जा रही है उत्तर पूर्व दिशा में। ये वाला मैप मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटा और यूरेशियन प्लेट की ओर जा रहा था। और जैसे जैसे ये उत्तर पूर्व की दिशा की ओर जा रहा था तो यूरेशियन प्लेट पर फॉर्मेशन हो रहा था किसका, हिमालय का। और हिमालय के फॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप अब यहां पर एक और एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल रही थी। और ये एक्टिविटी क्या थी तो जरा ध्यान से देखना। तो जब भी ये दो प्लेटें दूर जाएंगी, अब ये दो प्लेटों की मतलब कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो एक है महासागरीय प्लेट, इसको मैंने बनाया ड्रॉ किया, ये है महासागरीय प्लेट। और एक आपको देखने के लिए मिलेगी क्या, ये है महाद्वीपीय प्लेट। तो महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट में जब कोलिजन होगा तो इसका परिणाम ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक्चुअल में जो नीचे भरा हुआ लावा है, यानी कि भूगर्भ में जो लावा आपको स्थित दिखाई दे रहा है, ये लावा बाहर की ओर उत्पन्न होगा। और जब ये बाहर की ओर ऊपर आएगा तो सागरीय प्लेट में ऊपर क्या है, सागर जल है ना, यानी कि जल है। और ऊपर ये सागरीय जल के होने के कारण अब ये जो लावा उत्पन्न हो रहा है, ये लावा ठंडा होकर इस भाग में जम जाएगा। और जैसे जैसे प्लेटें दूर जाती जाएंगी तो ये जो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है ये भी दूर जाते जाएगा।
और जैसे जैसे ये दूर जाते जाएगा तो यहां पर आपको एक नया पर्वत, और वहां पर जाने पर यानी कि दूर जाने पर आपको ये माउंटेन्स ओल्ड देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यदि मैं बात करता हूं तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, इसी प्रकार 3, ये है 2 और ये है 1। इनमें सबसे पहले फॉर्म्ड कौन सा हुआ होगा? 1 वाला। फिर सबसे बाद में कौन सा हुआ होगा? 3 वाला। तो ये है हमारी महासागरीय प्लेट, और महासागरीय प्लेट पर ही मेनली बन रहे हैं क्या? ये पहाड़, या फिर इन्हीं को, चूंकि ये सागर के अंदर है, इन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं? इन्हीं को नाम दे दिया जाता है कटक, या फिर इंग्लिश में इन्हें कॉल किया जाता है रिज। और जैसे जैसे ये प्लेटें दूर जाती जाती हैं तो एक्चुअल में यही मैग्मा बाहर आता है और यही सागर सतह पर जमने लगता है। और जैसे जैसे इसके जमने के कारण इसकी ऊंचाई में बढ़ोतरी होने लगती है, तो ऊंचाई बढ़ते 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 एक लेवल ये आता है कि ये सागर सतह के ऊपर आ जाते हैं। कहां पर? ये सागर सतह है, और ये सागर सतह अर्थात सी लेवल को पार कर लेते हैं, और फिर बाद में कुछ नेचुरल प्रोसेस जैसे कि ज्वार और भाटा और साथ में अन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप फिर बाद में ये ऊपर से समतल हो जाते हैं, और यहां पर फिर क्या हो जाता है? एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेम थिंग, सेम प्रक्रिया आपको कहां पर देखने के लिए मिली है? इस पूरे इंडो ऑस्ट्रेलियन भाग अर्थात इस इंडियन ओशन में आपको ये पूरी प्रोसेस देखने के लिए मिल रही है कि यहां पर ये जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, एक्चुअल में ये दूर जाती जा रही है। किससे? ये दूर जाती जा रही है इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप से, अर्थात यहां पर महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट में अपसरण की क्रिया हो रही है, और नीचे से जो ज्वालामुखी का लावा था या फिर जो मैग्मा था जो कि पृथ्वी के गर्भ में था, ये ऊपर की ओर आ रहा है। और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर आ रहा है तो यहां पर कुछ द्वीपों का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये द्वीप कौन से हैं? तो फिर यही आते हैं हमारी ये वाले द्वीप, अर्थात यहीं पर लक्षद्वीप भी, मालदीव भी, छागोस, मॉरिशस, सेशल्स और सुकोत्रा, इन सभी द्वीपों का फॉर्मेशन इसी प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। तो वर्तमान में बात यह थी, हमारा क्वेश्चन यह था कि क्या हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के कारण हिंद महासागर में दरारों का निर्माण हो रहा है? तो यह बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, और उत्तर पूर्व दिशा में जाने के कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, और इस हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं इस वाले भाग में अर्थात इस इंडियन ओशन में अपसरण के चलते यहां से ज्वालामुखी का लावा निकलकर सागर सतह पर जमकर, और एक हद के बाद यानी कि एक लिमिट के बाद ये सागर सतह के ऊपर आकर, यानी सागर सतह मतलब कि नीचे जमकर, और साथ में फिर ये ऊपर आकर, यानी कि जैसे ही ये ऊपर आ जाता है फिर यहां पर ज्वार और भाटा की प्रोसेस के द्वारा यहां पर आइलैंड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। अब कालांतर में ये क्रिया कब तक चलेगी, भविष्य में ये क्रिया कब तक चलेगी? तो जब तक हिमालय एक नवीन वलित पर्वत होगा, यानी कि हिमालय जब तक अपनी हाइट बढ़ाता रहेगा, जब तक ये क्रिया चलती रहेगी, और जिस दिन हिमालय ने अपनी हाइट बढ़ाना बंद किया उस दिन ये जो ज्वालामुखी के लावा की दरारी उद्गार की प्रक्रिया है यह भी समाप्त हो जाएगी। और यदि ये समाप्त हो गई तो हम ये बोल सकते हैं कि हिमालय का उसी दिन से फिर क्या प्रारंभ हो जाएगा? तो उसी दिन से एक प्रकार से यह अपर्दित पर्वत में परिवर्तित होने लगेगा, और ये जो आइलैंड्स हैं ये हो सकता है ऐसे ही रहे हैं, और भविष्य में हो सकता है कि ये जलमग्न हो जाए। क्लियर है बात? तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या देखा? हमारा क्वेश्चन था कि क्या हिमालय की ऊंचाई बढ़ने से, हमारा क्वेश्चन था सबसे पहले, क्या हिमालय की ऊंचाई बढ़ने से हिंद महासागर में दरारों का निर्माण हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, और इन्हीं दरारों के निर्माण के परिणाम स्वरूप यहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, और ज्वालामुखी के उद्गार के परिणाम स्वरूप यहां पर हमें कुछ द्वीपों का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। और ये द्वीप कौन से हैं? और साथ में यहां पर सबसे पहली प्रक्रिया इस ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्गार की कौन सी थी, इस पर हमने बात की, और साथ में इसके कारण को भी समझा, और यह भी जाना कि यह प्रक्रिया कब तक होगी, जब तक हिमालय का निर्माण जब तक हिमालय का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता, अर्थात हिमालय एक नवीन वलित पर्वत से एक अपर्दित या अवशिष्ट वलित पर्वत में परिवर्तित नहीं हो जाता। क्लियर? तो यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।